नमस्ते दोस्तों। आज 5 बड़े फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में हुए हैं। ये पांचों बड़े फैसले आपके सामने हैं। सबसे पहला हमारे अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों के लिए खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसमें 41,534 करोड़ 41,000 करोड़ रुपए का ये कंप्लीट सब्सिडी का प्रोग्राम है, जो आज किसान भाइयों के लिए खरीफ के लिए तय हुआ है। सेकंड, राजस्थान में जो पचपदरा बालोतरा ज़िले में रिफाइनरी बन रही है, उससे रिलेटेड कुछ फैसले हुए हैं, जो 79,000 करोड़ रुपीस से रिलेटेड है सारा। तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ जयपुर में मेट्रो का फेज़ 2, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बहुत बड़ा फैसला है ये जयपुर शहर के लिए। चौथे और पांचवें दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1,720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलई 2, ये 1,200 मेगावाट का है, ये 14,000 करोड़ का है। तो टोटल आज 1,74,000 करोड़ रुपए से अधिक के फैसले आज कैबिनेट में हुए, जो कि मैं आपके सामने एक एक करके डिटेल में लेके आऊँगा। सबसे पहला, खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में 41,534 करोड़ रुपीस का सब्सिडी का पैकेज। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड हो चाहे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो, किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए एक हमेशा एक तरीके से एक सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं, सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं। और किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र में अप्स एंड डाउन्स जो भी आए, कभी उसका प्रभाव हमारे किसानों पे पड़ने नहीं दिया है। अगर हम कोविड के समय से अब तक का एक्सपीरियंस देखें तो फर्टिलाइज़र के प्राइस किसी भी कारण से दुनिया में अगर ऊंचे हुए हो, लेकिन उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आज का फैसला भी उसी संकल्प का है। जो डीएपी बहुत इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है, इसका 50 किलो का बैग एकदम फिक्स 1,350 रुपये पे लगातार चलाया गया है। इसके लिए सब्सिडी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों पे कोई बोझ ना आए, ये ध्यान में रख के फैसले लिए गए। आज का जो फैसला है, इससे सब्सिडी का टोटल अमाउंट आएगा 41,534 करोड़, 41,534 करोड़ रुपए का टोटल सब्सिडी का रहेगा खरीफ के लिए। पिछले खरीफ सीजन से करीब 4,317 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी आएगी। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट के लिए जो अमाउंट तय होता है रुपीस पर किलोग्राम, NPK और S, ये अमाउंट्स आपके सामने लिखे हैं। N के लिए 47.32 रुपीस पर किलो, P के लिए 52.76 रुपीस पर किलो, K पोटेशियम इसके लिए 2.38 रुपीस पर किलो, सल्फर के लिए 3.16। K is phosphorus, P is phosphorus, P phosphorus and नाइट्रोजन, राइट? ऐसे ही पास होते थे एग्जाम में भी पूछ के। एडिशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स में बेसिकली TSP ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, इनके लिए भी सेम प्रोविजंस रखे गए। और मेन है DAP उसके लिए। सेकेंड फैसला, राजस्थान में एक बड़ी रिफाइनरी बन रही है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसमें कुछ फैसले लिए गए, जिसमें जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे रिलेटेड और कॉस्ट का जो अपडेट है उससे रिलेटेड। बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर ऑलरेडी बन चुका है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 258 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। अब इसमें 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल ऑपरेशन इस रिफाइनरी का जुलाई 2026 में चालू हो जाएगा
पचपदरा बालोतरा में ये लोकेटेड है। 1 लाख कंस्ट्रक्शन जॉब्स इसके टोटल क्रिएट हुए हैं और जब ऑपरेशनल हो रही है, अभी सारी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, पाइपलाइन भी मुंद्रा से बन गई है, तो करीब 10,000 डायरेक्ट जॉब्स ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस रहेगा और बहुत सारे इनडायरेक्ट जॉब्स रहेंगे। 2 क्रूड इसमें रहेंगे, एक तो क्रूड रहेगा जो राजस्थान में मिलता है, दूसरा जो इम्पोर्टेड क्रूड होगा वो भी यहाँ पर रिफाइन होगा। कुछ पिक्चर्स है इसके रिफाइनरी बनने के टाइम के। बहुत अच्छी रिफाइनरी बनी है, बहुत ही मॉडर्न है, एनर्जी एफिशिएंसी में बहुत इसका नाम है और ये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो भी रिफाइनिंग में, लेकिन ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज इसने हासिल किया है। जो कॉम्प्लेक्सिटी का इंडेक्स होता है उस पे भी ये इंडिया में सेकंड नंबर पे है। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, उसमें भी सेकंड नंबर पे है ये। और उसके कुछ पिक्चर्स हैं बने के, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लांट है। साथ ही साथ इसमें और भी कई चीज़ों के प्रोडक्शन इसमें साथ में होंगे, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, LLDPE, HDP, बेंजीन, ब्यूटाडीन, सल्फर, LPG भी, ये सब यहाँ पे बनेंगे। पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी इंडेक्स हाईएस्ट है इसका, ज़ीरो लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज है। और नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी यानी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड को ये रिफाइन कर सकता है, इसको नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स बोलते हैं। उसका 17 है, विच इज़ सेकेंड हाईएस्ट इन इंडिया। भारत की डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देगा और अच्छा इससे रेवेन्यू भी, करीब 21,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू केंद्र और राज्य को मिलके आएगा। तीसरा आज का फैसला है जयपुर का फेज़ 2 मेट्रो। 41 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच जयपुर का अप्रूव हुआ है। जयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है, हम सब जानते हैं, करीब करीब 50 लाख की पॉपुलेशन पे पहुंच चुका है और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, टूरिज़्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स के लिए, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए जयपुर एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान बन चुका है और दिल्ली से नज़दीकी होने का भी एक लाभ है। प्लस जो बहुत बड़ा इतिहास है जयपुर का, बहुत ही समृद्ध इतिहास है और बहुत ही रिच कल्चर है, उन सब को ध्यान में रखते हुए जयपुर का फेज़ 1 जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी, इसमें ऐड हो रहा है आज फेज़ 2। ये आपको मैप में फेज़ 1, फेज़ 1A, 1B, फिर 1C ये बना पुराना, और 1D अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आज जो ऐड हुआ फेज़ 2, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाली लाइन टोडी मोड़ है ऊपर निंदर की तरफ, और इधर प्रहलादपुरा से लेके ऑल द वे टू टोडी मोड़। ये टोडी मोड़ ये कंप्लीट पूरा खासकर जयपुर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा और पास में रेलवे स्टेशन है, उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ओवरऑल जयपुर का बड़ा एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये दोनों के दोनों सेगमेंट्स इससे कनेक्ट होते हैं। 41 किलोमीटर का है, जिसमें 34 तो एलिवेटेड है और 2 किलोमीटर्स अंडरग्राउंड है। टोटल 13,038 करोड़ रुपीस का इसमें आउटले है। 13,000 करोड़ रुपए का आउटले है। 5.5 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और डायरेक्ट जो फेज़ 1 है उसके साथ खासा कोटी में इसका इंटरचेंज होगा। जैसे हमारे राजीव चौक में बड़ा इंटरसेक्शन है, इसी तरह से इसमें खासा कोटी जयपुर का एक सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पर इसका इंटरसेक्शन होगा। ये इसमें डिटेल्स है। और जिस तरह से जयपुर की पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, 1 करोड़ की तरफ बढ़ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स, उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि एक मेट्रो नेटवर्क बढ़ाया जाए। इसकी टोटल कैपेसिटी जिस तरह से आगे आएगी, करीब करीब 30 लाख पैसेंजर्स पर डे की तरफ एट इट्स पीक कवरेज इसमें जाएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट आया 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स।
पहला है कमला, दूसरा ये आप जरा देखेंगे ढंग से, अगर हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो रिवर बेसिन्स है उसका मैप है, बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हम ब्रह्मपुत्रा, इसमें जो दो रिवर बेसिन्स जुड़ते हैं उस पर अभी फोकस करेंगे, लोहित बेसिन और सुबनसिरी बेसिन। ब्रह्मपुत्रा के पूरे ट्रिब्यूटरीज में सुबनसिरी और लोहित दो बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, जोड़ने वाली नदियां हैं। इसके बेसिन में हम देखेंगे, इसके बेसिन में हम देखें तो सुबनसिरी में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और आज जो अप्रूव हुआ है वो है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुबनसिरी अपर है, सुबनसिरी लोअर है, और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये मिला के आज कमला में बड़ा प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। ये कमला एचपी का मैप पे प्रोजेक्ट इसमें दिखाया है, और ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। 26,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होएगा, और 1720 मेगावाट्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। 96 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। एनुअल आउटपुट आएगा 6.8 बिलियन यूनिट्स, 6.8 बिलियन यूनिट्स इसका एनुअल आउटपुट रहेगा। कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में जिनको डायरेक्ट इसका प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा, कमले, क्रा दादी, कुरुंग कुमे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन एनएचपीसी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की जेवी के माध्यम से होगा। साथ ही साथ फ्लड का भी इसमें मॉडरेशन होगा, बहुत बड़ा कुशन ये प्रोवाइड करेगा फ्लड्स के लिए। अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगा, विच इज़ वैल्यूड एट अबाउट 486 करोड़ रुपीस पर ईयर। ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में कई किलोमीटर रोड्स और ब्रिजेस बनते हैं। तो आप देखोगे इसमें 196 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। जैसे चिनाब रिवर जब बनी तो उसमें 200 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स बनी, जो कि उस पूरे एरिया के लिए बेनिफिट होता है। करीब 2800 पर्सनल लगातार इसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम में लगेंगे। सेकेंड है कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो आपने अभी देखा था। सुबनसिरी और कलाई सुबनसिरी और लोहित, इन दोनों जो बेसिन्स हैं, इन दोनों में सुबनसिरी में कमला और कलाई है लोहित वाले बेसिन में। अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, और 14,106 करोड़ रुपीस का इसकी कॉस्ट रहेगी। 1,200 मेगावाट्स, बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 78 मंथ्स में कंप्लीट करने का प्लान है। एनुअल आउटपुट रहेगा 4.8 बिलियन यूनिट्स, 4.8 बिलियन यूनिट्स रहेगा। और टीएचडीसी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जेवी से ये बनेगा। इसमें भी अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगा, और 29 किलोमीटर्स की रोड्स, ब्रिजेस और कल्वर्ट्स इसमें बनेंगी इसके प्रोजेक्ट के साथ साथ। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये भी। ये देश की जो ग्रीन एनर्जी की जर्नी है उसमें ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल करेंगे। ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में पिछले जून 24 से अब तक 51 रेलवे प्रोजेक्ट्स बड़े सैंक्शन हुए हैं कैबिनेट में, जो कि 1,84,000 करोड़ रुपीस के हैं। हाईवे प्रोजेक्ट्स करीब 30 हुए हैं, जो कि 2,54,000 करोड़ रुपीस के हैं। 11 मेट्रो प्रोजेक्ट्स, जिसमें आज जयपुर का जुड़ा, 1,44,000 मेट्रो प्रोजेक्ट करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स। 5 नए एयरपोर्ट्स और मॉडिफाइड उड़ान स्कीम अप्रूव हुई है 37,000 करोड़ रुपीस के। पोर्ट और शिपिंग में 1,45,000 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, और रोपवे में 6,800 करोड़ रुपीस। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में आज 2 नए जुड़े, 71,000 करोड़ रुपीस के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल पार्क्स में 62,000 करोड़ रुपीस, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 5,36,000 करोड़ रुपीस, और जल जीवन मिशन में 8,70,000 करोड़ रुपए। ओवरऑल 23 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं इन कुछ महीनों में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ऐतिहासिक थर्ड टर्म है। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा।
ठीक, फर्स्ट रो से हम लेते हैं। फर्स्ट ये लक्ष्मण सर, लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल है, फर्टिलाइज़र के लिए जो NBS सब्सिडी के रेट डिसाइड किए गए हैं उसमें NPK और S 4 कंपोनेंट हैं, तो पिछले रबी सीजन के मुकाबले सब्सिडी रेट ज़्यादा हैं क्या? ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा हैं? और एक सवाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके, जो कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो दरअसल लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटजिक है, तो स्ट्रेटजिक के लिहाज से वो कितना अहम होगा ये हाइड्रो प्रोजेक्ट? प्रकाश नेक्स्ट वांटेड टू आस्क। Sir, Prakash Pedashi from ET Now. My question to you on the fertilizer subsidy. Has the current conflict been taken into account while deciding the NBS fertilizer subsidy? And has there any such hike in the overall amount as compared to last year? शिशिर बैक सर, सेकंड रो। सर नमस्कार, शिशिर हिंदू बिजनेस लाइन से। So my question is about this HPCL refinery. What was the original cost? And when you are talking about the capital infusion, equity infusion by HPCL, is there fresh one or is there the original one, sir? द्वेष 4 नंबर। Sir, Tvesh from Economic Times. Sir, regarding the Jaipur Metro project, how much of this will be contribution by the Rajasthan government and how much of it will be by the center? And regarding the Rajasthan refinery, sir, was there a pipeline also supposed to go to Barmer, and is there any update on that as well? 16 number। Hi sir, this is Shilpa from the Economic Times. I wanted to ask you about the hydro projects. Which states will get the power from these two projects? With whom have the PPAs been signed? And the second question is also, you mentioned about the strategic importance of these projects. So there was a project that was supposed to come in Upper Siang also, which was supposed to be a much higher capacity of 11 gigawatt. Now, considering the strategic importance, what is the status of that project? And Upper Siang. 208। सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिज़नेस। सर मेरे दो सवाल हैं। सर जो NBS खरीफ सीज़न के लिए जो सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है, सर पोटाश को लेकर सब में बढ़ोतरी की गई है। पोटाश के जो पिछले साल के प्राइस थे उसी प्राइस में रखा गया है, क्या बड़ी वजह रही? और दूसरा सर, जो HPCL रिफाइनरी है, तो जो अभी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री राजस्थान जा रहे हैं, तो क्या उस दिन उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा? और यदि हो जाएगा तो सर कब से हम उसमें से आउटपुट आते हुए देखेंगे? Thank you. 22 in third line। This is Sandeep Das from Financial Express. This subsidy of 41,534 crore, how much is this increase from the budget estimate of 26-27, and whether this war in the West Asia is taken into account or not? 24 दीपक। Sir, मैं दीपक टाइम्स ऑफ इंडिया से। Sir, my first question is, how much is going to be the estimate increase in the subsidy for this year? Because I think from today itself it is very visible that it might go up, if any estimate from their side. And second, on Jaipur Metro, we see that like Bhopal Metro, go to Lucknow Metro, those are lying on the running vacant. So what is the logic behind putting so much of money in creating a white elephant, which may have got less number of riders? 142। Sir, Rishabh Bhatnagar with NDTV Profit. On the fertilizer subsidy itself, sir, what is the sort of pressure now on the overall subsidy math for the current fiscal year, FY27? Also, what impact will this have on the fiscal deficit target that the government has? 249। So this is it is on। hello. This is Rima Sharma from Pratham Khabar, a news channel from Assam. So my question is regarding the Lower Subansiri project, which is become very lengthy to complete the project. What is the cost increasement and what is the project status now? 209 we missed, then we'll take। अभिषेक सिंघल, राजस्थान पत्रिका। सर, जो बालोतरा की रिफाइनरी है, सर इसमें राजस्थान को कितना रेवेन्यू का फ़ायदा होगा? ओवरऑल फिगर तो है पर अलग से राजस्थान के हिसाब से। 130।
Animesh from the Tribune. I have a similar question on Jaipur Metro. The first phase hasn't been a very successful one. The ridership has been very poor. So what expectations do you have for the second phase? At the front, 54, second thought. Hello, sir. Harsh Kumar from Mint. Sir, after this Jaipur Metro, so what will be the overall size pan-India will be of the metro? I think questions are over. Everybody has asked. Yes, sir. 145. सर 4,317 करोड़ लास्ट करीब सीजन से सब्सिडी बढ़ी है, लेकिन सर जो फर्टिलाइज़र की जो दिक्कतें आ रही हैं सर, अभी फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं हो रहा है लोगों को, किसानों को, क्या उस पर भी सर सरकार की कोई निगाह रही है? कैबिनेट में डिसीजन तो उस पर खाली सब्सिडी पे हुआ है, लेकिन क्या इस पर भी कोई बात हुई है, चर्चा हुई है? सब्सिडी तो ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज़र किसानों को मिल नहीं पा रहा सर। थैंक यू। सबसे पहले मेट्रो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे आता हूँ। क्वेश्चंस मेट्रो पे, फर्टिलाइज़र पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे है और रिफाइनरी पे है। मेट्रो में आपके दो लोगों की क्वेश्चंस आए ऑक्यूपेंसी से रिलेटेड। हमें मेट्रो को जब हम देखें तो ओवरऑल अर्बन प्लानिंग में देखना चाहिए। ओवरऑल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में मेट्रो शुड बी एग्जामिन्ड। There are countries like Japan, like UK, like US, many countries in Europe, which constructed their metros when the cities were very small. Even though the occupancy at that point of time was very low, लेकिन वो जो फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ मेट्रो जब डेवलप की गई, तो जैसे जैसे शहर ग्रो करता गया, तब भी शहर के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर प्रेशर नहीं आया। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे टोक्यो में करीब 90 साल 80 साल पहले मेट्रो बनी, लंदन में करीब 90-100 साल पहले मेट्रो बनी, न्यूयॉर्क में करीब 80-90 साल पहले मेट्रो बनी। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये हमें सबको जानना ज़रूरी है कि अर्बन ग्रोथ होनी है, क्योंकि पीपल डू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़। उस अर्बन ग्रोथ को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए मेट्रो का नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर जो हमारे लो इनकम और मिडिल इनकम फैमिलीज़ हैं, उनके लिए मेट्रो मस्ट है। उनके लिए मेट्रो मस्ट है। भीड़ भाड़ से दूर होना, पोल्यूशन कम करना और एक अफोर्डेबल प्राइस पे ट्रांसपोर्टेशन कर पाना, उसके लिए मेट्रो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो 14 से पहले मात्र 5 शहरों में मेट्रो होती थी, आज करीब 20 शहरों में मेट्रो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल चुके हैं। कहीं पे कमीशन हो गए, कहीं पे कंप्लीट हो गए, कहीं पर और नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और मेट्रो का नेटवर्क लगातार बढ़ते बढ़ते 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ऑलरेडी हमारा नेटवर्क बन चुका है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। जो लोग इसमें एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा और ज़्यादा गहराई से सोचें, देश के बारे में सोचें, केवल अपनी जर्नलिज्म से बाहर निकलें और देश के बारे में सोचें। एडजेक्टिव्स यूज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बारे में गहन चिंतन करना और देश का भविष्य सोचना, भविष्य बनाना कठिन काम होता है। हम लोग उसी काम में लगे। राजस्थान का कंट्रीब्यूशन वो डिटेल में आपके पास है, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा राजस्थान गवर्नमेंट का, लिख के दे देना। ना मेट्रो में कितना, प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। चलो मैं सेकंड आता हूँ, रिफाइनरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। रिफाइनरी, अच्छा एक और पॉइंट जो आपने लेंथ पूछी थी ना, पाइपलाइन इसकी मेट्रो प्रोजेक्ट की आपने पूछी थी शायद, कितनी लेंथ कितनी हो जाएगी आपका था क्वेश्चन। 1145 किलोमीटर हो जाएगी।
1145 kilometers. जयपुर मेट्रो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा 2085 करोड़ और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का रहेगा, जिसमें लैंड की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, वो रहेगा 3861 करोड़। और राइडरशिप रहेगी, अभी जो राइडरशिप है, आपका कहना था कि ऑक्यूपेंसी नहीं है, ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी है, 65,000 है ऑलरेडी, डिस्पाइट द नेटवर्क बीइंग अ वेरी स्मॉल नेटवर्क, 12 किलोमीटर्स होने पर भी 65,000 इसकी राइडरशिप है डेली। बहुत बड़ा हो जाएगा, जब ये फेज़ 2 कंप्लीट होगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी राइडरशिप। जब दिल्ली मेट्रो भी बना था, लोग इनिशियली बहुत इसको क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि दिल्ली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दी दिल्ली मेट्रो। मुझे आज भी ध्यान आता है, मैं पीएमओ में एक जूनियर ऑफिसर था, तब डिप्टी सेक्रेटरी था, तब ये डिस्कशंस जब होते थे तब भी लोग ऐसे ही क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन आज दिल्ली का अगर हम देखें तो दिल्ली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेट्रो। तो क्रिटिसिज्म और एडजेक्टिव से पहले प्लीज़ थोड़ा इतिहास को देख लें। हाँ, रिफाइनरी में सबसे पहला क्वेश्चन कि रेवेन्यू में शेयर कितना रहेगा। राजस्थान को करीब 4000 करोड़ रुपए प्लस वैट मिलेगा, 4000 करोड़ प्लस वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इसका रहेगा। जो पाइपलाइन मंगला फील्ड टू बालोतरा, आपने कहा था कि बाड़मेर में बननी, तो मंगला फील्ड से बालोतरा की पाइपलाइन रेडी है। REF लिखा हुआ आपने, मंगला फील्ड से बालोतरा तक की पाइपलाइन रेडी है। मंगला फील्ड टू बालोतरा ऑलरेडी है तैयार, और मुंद्रा से बालोतरा 489 किलोमीटर, वो भी पाइपलाइन रेडी है। ये दोनों पाइपलाइंस रेडी है। HPCL की कॉस्ट के डिटेल्स आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये, इसके डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट से मिलेंगे, क्योंकि इक्विटी में कितना बड़ा, टोटल कॉस्ट कितनी बड़ी, वो सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, राइट। तो डिपार्टमेंट से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब मैं आता हूँ फर्टिलाइज़र पे। फर्टिलाइज़र पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। पहली बात तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का इस पे इम्पैक्ट पड़ा ही है, स्वाभाविक है फर्टिलाइज़र्स पे, बिकॉज कई स्पेशली पोटाश से रिलेटेड और सल्फ़र से रिलेटेड बहुत सारे फर्टिलाइज़र के अच्छे बड़े सोर्सेज मिडल ईस्ट में हैं, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। उसको ध्यान में लिया गया है जब ये आज का अप्रूवल हुआ है। और जो आपका प्रश्न था फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर फ्रॉम डे 1 ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट तब से क्लियर एक कंप्लीट एक हीट मैप रहता है, एक पूरा डैशबोर्ड रहता है, जिसमें देश के हर ज़िले में फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी किस तरह से है, कितना ऑफ टेक हो रहा है, उसका कंप्लीट माइक्रो मॉनिटरिंग हो रहा है। उसमें रेलवे का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, बिकॉज रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो रेलवे और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री दोनों मिलकर कंटिन्यूसली इसके ऊपर वॉच रखे हुए थे, और राज्य सरकारों के साथ भी वॉच कांस्टेंट संवाद रहता था, अभी भी रहता है। कहीं पर भी देश में फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। तो अगर आप देखेंगे फील्ड में भी, अगर आप पता करेंगे, लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी बहुत जगह छापा कि फर्टिलाइज़र बहुतायत में अवेलेबल है। और इसमें जो आने वाला हमारा सीज़न है खरीफ का, इसमें कहीं पर कोई कवरेज की दिक्कत नहीं है, बल्कि कुछ जगह पे जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे पहले ही लोगों ने ख़रीदना चालू कर दिया था।
जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत स्पष्ट तौर पे देश के सामने क्लियर फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी के, प्रोडक्शन के आंकड़े रख दिए थे। आप में से कई लोगों के साथ, कई पेपर्स के साथ, सबके साथ शेयर भी हुए थे, और यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डेली, उसमें भी जानकारी दी गई थी। और अब तो ये दिक्कत आने वाले समय में भी होने की कोई संभावना नहीं है। बजट का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट पे और टोटल अमाउंट पे, वो सब टू अर्ली टू से, एज द ईयर प्रोसीड्स उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड टोटल सब्सिडी अमाउंट इंक्रीज हुआ है 4,317 करोड़ रुपीस से, और जहाँ पर भी इंटरनेशनल प्राइसेस में चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से डिपेंड किया हुआ। पोटैश के इंटरनेशनल प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है, कोई इंक्रीज नहीं आया है। और ऑफ कोर्स जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उन सब से प्रॉपर्ली इसमें एस्टिमेट किया जाता है। बजट में रखा गया था 54,000 करोड़ रुपीस का प्रोविज़न रखा गया था, बजट में 54,000 करोड़ रुपीस का प्रोविज़न रखा गया था। और ये हम सब जानते ही हैं कि फर्टिलाइज़र का जो अप्रूवल होता है उसके बाद में एक्चुअल ऑफ टेक, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसके बेसिस पे फाइनल उसकी कॉस्ट निकलती है। साल में कितना खर्चा आया उस सब्सिडी पे, वो उस पे डिपेंड करता है। हाइड्रो अगर कहीं किसी को अगर स्टॉक्स चाहिए, स्टॉक एज ऑन टुडे सारे स्टॉक्स हैं अपने पास यहाँ पर। अगर मैक्रो लेवल पे देखें फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी, लास्ट ईयर जो कि नॉर्मल ईयर हम मान सकते हैं, लास्ट ईयर आज के दिन 154 लाख मेट्रिक टन्स था एलएमटी, 154। इस साल 180 लाख मेट्रिक टन्स है एज ऑन टुडे। तो अवेलेबिलिटी का प्रश्न आपने क्यों पूछा मुझे नहीं पता, लेकिन अवेलेबिलिटी पिछले साल से भी ज़्यादा है। 180 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी अवेलेबल है। यूरिया का 63 लाख मेट्रिक टन अवेलेबल है। डीएपी का 22, जो कि कंपेयर टू लास्ट ईयर 12 था, उससे 12 के कंपैरिजन में 22 है। एनपीके 56 है कंपेयर टू 39 ऑफ लास्ट ईयर। एमओपी 12 है, एसएसपी 25 है। ओवरऑल 180 लाख मेट्रिक टन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। लास्ट ईयर 154 लाख मेट्रिक टन था आज के दिन। नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे आता हूँ मैं अब, लास्ट पोर्शन। हाँ, लोकेशन स्ट्रैटेजिक है और उसका बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिलेगा देश को। किन किन स्टेट से पीपीए, वो आपको डिपार्टमेंट सारी डिटेलिंग इन दोनों प्रोजेक्ट्स के दे देगा। लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट तो आज के विषय में नहीं था। पीपीए का डेटा भी है यहाँ पर। कमला एचईपी का, कमला प्रोजेक्ट का पुदुचेरी, गुजरात, त्रिपुरा 3 स्टेट्स के साथ पीपीए, और अरुणाचल को फ्री में भी मिलेगा, प्लस वो सेल भी कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट का कल ही ना, कमला एंड लोहित, कलई, सॉरी कलई 2, लोहित दिमाग में आ रहा था। वो भूपेंद्र का एक गाना भी तो है ना, लोहित नदी पे। कलई 2 में यूपी, बिहार, इंडियन रेलवे 400 मेगावाट लेगा, और त्रिपुरा एज पर दी अलॉटमेंट, प्लस अरुणाचल प्रदेश को भी उसका पीपीए साइन ऑलरेडी हो चुका है।